हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। एंटी फंगल एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में ये मॉड्यूल 4 है, ठीक है। एंटी फंगल एजेंट्स, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन यूज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं हम एंटी फंगल एजेंट्स, जो इनहिबिट करेंगी फंगल की ग्रोथ को, ठीक है। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एंटी फंगल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक एंटी फंगल्स, ठीक है। जो सिंथेटिक एंटी फंगल्स एजेंट्स हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, और जो नॉन सिंथेटिक एंटी फंगल्स हैं उनको अलग कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। नॉन सिंथेटिक एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में आते हैं जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्फोटेरेसिन बी, नायास्टेटिन, नाटामायसिन एंड ग्रीसियोफुल्विन, ठीक है। जो जनरल क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल्स की वो किस तरह से रहती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको इजी होगा समझने में उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी। एंटी फंगल्स को जो डिवाइड किया गया है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है पॉलिन्स की, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी आती है पॉलिन्स की, जिसमें 2 ड्रग्स आती हैं। नंबर 1 आता है आपका एम्फोटेरेसिन बी, नंबर 2 आती है नायास्टेटिन, ठीक है। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल्स की वो है अमीडाजोल्स, ठीक है। इसमें अमाइडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी हर ड्रग में। फर्स्ट ड्रग है इसकी मिकोनाजोल, सेकंड है इसकी क्लोट्रिमाजोल और थर्ड है कीटोकोनाजोल। इन तीनों की तीनों ड्रग्स में अमीडाजोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। ये जॉल डेरिवेटिव्स हैं। आपका जो है थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ट्रायाजोल, ठीक है। ट्रायाजोल में 4 तरह की ड्रग्स आती हैं, 1 फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल एंड पोसोकोनाजोल, ठीक है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है अलाइल अमाइंस। इसमें अलाइल और अमाइन जो है दोनों ही अटैच होंगे ग्रुप। इसकी फर्स्ट ड्रग है हमारी नाफ्टीफाइन, सेकंड है टर्विनाफाइन, थर्ड है टॉल नाफ्टेट, ठीक है। फिफ्थ है हमारी क्लासिफिकेशन बीटा 3 ग्लूकेन सिंथेज इन्हिबिटर, जो पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेज को जो है इन्हिबिट करती है। उसमें 3 तरह की ड्रग्स आती है। नंबर 1 ड्रग है कैस्पोफंगिन, सेकंड है मीकाफंगिन एंड थर्ड है एनिडुलाफंगिन। अदर कुछ एंटी फंगल्स हैं जिनका एक्शन देखने को मिलता है हमें एज ए एंटी फंगल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, वो आती हैं ग्रीसियोफुल्विन, टोलनाफेट एंड हमारी फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। ये जनरल क्लासिफिकेशन है हमारी एंटी फंगल्स की। हम एक एक करके जो है वो ड्रग पढ़ेंगे। नंबर 1 ड्रग है हमारी एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो ऑब्टेन होती है फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस नोडेसिस, ठीक है। ये एम्फोटेरिक है। इसका नेचर क्या है एम्फोटेरिक, ये अंदर आती है हमारी पॉलिन एंटीबायोटिक के, ठीक है। ये इन विट्रो इसकी एक्टिविटी है अगेंस्ट मैनी स्पीशीज़ ऑफ फंजाई, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से रहती है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसके पास एक लिपोफिलिक पार्ट होता है और इसके पास एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। लिपोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट को अटैच करती है लैक्टोन रिंग, ठीक है। जो लिपोफिलिक पार्ट है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है उसके बीच में क्या है, लैक्टोन रिंग जो है वो प्रेजेंट है। जो हमारी एम्फोटेरेसिन बी ड्रग है उसका केमिकल फार्मूला रहता है हमारा C47H73NO17, सॉरी C47H13NO17। जो एम्फोटेरेसिन बी है इसके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये चारों के चारों एटम जो है वो इसेंशियल है इसकी एक्टिविटी के लिए। आगे है एम्फोटेरेसिन बी है, जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किस तरह से रहता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
एम्फोटेरेसिन बी जो है वो क्या करता है, वो जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंटरेक्ट करता है एर्गोस्टिरोल। फंगल सेल मेम्ब्रेन पे एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है एर्गोस्टिरोल, उसके साथ जो एम्फोटेरेसिन बी है, जो पोर है मेम्ब्रेन का, फंगल सेल मेम्ब्रेन का जो पोर है उसके द्वारा जो एम्फोटेरेसिन बी है वो इंटरेक्ट किया जाता है, जो हाइड्रोफोबिकली पार्ट है उसका वो इंटरेक्ट किया जाता है और उसके साथ वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम आयंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम आयंस वो जो है वो पोर के अंदर एंटर कर जाता है और एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड होता है। जब वो एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड हो जाता है तो वो जो मेम्ब्रेन का फंक्शन है उसको तो डिस्टर्ब करता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लीक हो रहे हैं सेल वॉल्स, करते हैं सेल डेथ। क्या होएगा, जो एम्फोटेरेसिन बी है, ठीक है, उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अपर पार्ट जो इन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जिसमें जो है CH3OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या होगा, वो अटैच होएगा एर्गोस्टिरोल के साथ। जो एर्गोस्टिरोल है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो पोर फॉर्मिंग का काम करता है। ठीक है, जो पोटाशियम है और जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लॉस्ट हो जाएंगे थ्रू द पोर और कॉज करेंगे सेल डेथ। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है हमारी फर्स्ट ड्रग एम्फोटेरेसिन बी का। क्या इस ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ लेते हैं। ये ड्रग जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है, ऑरली इनसोलुबल है हमारी वाटर में। ठीक है, इसकी सोलबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, वाटर में तो ये सोलुबल है ही नहीं, और एसीटोन में जो है वो ये 10% जो है वो सोलुबल है। उसके बाद ये 90% बाउंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 15 डेज़ है। इसके यूजेस क्या है, यूज़फुल ड्रग है ये, जो भी माइकोटिक इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इन्वेजिव कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। काला आज़ार के लिए ये रिज़र्व ड्रग है कि उसके अगर कोई स्ट्रेन जो है वो रेजिस्ट हो गई है जो ड्रग्स, उसके अगेंस्ट इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे हमारी नेक्स्ट ड्रग है हमारी नायास्टेटिन। नायास्टेटिन जो है वो ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम एसनोर्साई और ये सिमिलर है एम्फोटेरेसिन बी। इसके पास भी एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक लिपोफिलिक पार्ट होता है और बीच में जो है इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और साथ में इसके साथ एक और रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो एज इट इज़ है जिस तरह से आपका नायास्टेटिन का था। जो नायास्टेटिन है उसको वो जो है मैक्रोलाइड्स के अंदर भी आती है। इसको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक भी बोला जाता है। ये पॉलीन डेरिवेटिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉलीन डेरिवेटिव है। इसको माइकोस्टेटिन के नाम से भी जाना जाता है। जो नायास्टेटिन है इसको माइकोस्टेटिन नाम से भी जाना जाता है। नायास्टेटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज इट इज़ जैसे एम्फोटेरेसिन बी का था वैसा ही है। लाइक एम्फोटेरेसिन बी जो हमारी नायास्टेटिन है वो भी आइनोफोर का काम करती है, वो भी बाइंड करती है एर्गोस्टिरोल के साथ। और जो मेजर कंपोनेंट है हमारे फंगल सेल मेम्ब्रेन का, और जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे उसकी सफिशिएंट, उसको जो है एक पोर फॉर्म करती है मेम्ब्रेन में, और वहाँ से क्या होता है, पोटाशियम की लीकेज होती है। जब पोटाशियम की लीकेज होती है तो वहाँ पे एसिडिफिकेशन हो जाती है। अगर वहाँ पे एसिडिफिकेशन हो जाएगी तो फंगस की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जो हमारी नायास्टेटिन है उसकी ड्रग की क्लास तो पॉलीन एंटी फंगल मेडिकेशन के अंदर ही वो आती है, लेकिन क्या है कि जो ये मैक्रोलाइड के अंदर भी आती है। ठीक है, जो नायास्टेटिन है उसका केमिकल फार्मूला जो है वो एज इट इज़ सेम है। उसमें हमारा एम्फोटेरेसिन बी की तरह जो नायास्टेटिन है मेनली जो कैंडिडा इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। आगे हैं इस ड्रग की प्रॉपर्टीज़। इस ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नायास्टेटिन ड्रग है ये सब्सटेंस जो है एम्फोटेरिक है, बट ये एक्वस एंड अल्कालाइन सोल्यूशन जो है इसके अनस्टेबल हैं।
ठीक है। ये इसका कलर जो है वो लाइट येलो कलर का पाउडर होता है। ये वाटर में सोलुबल है, जबकि एम्फोटेरेसिन वो बी जो था वो इनसोलुबल था वाटर में, लेकिन ये सोलुबल है वाटर में एट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद ये इसका जो है वो एक्सपोजर हो जाता है हीट में और मॉइस्चर और एयर में। इसका जो यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया कि ये मेनली जो है वो यूज़ किया जाता है कैंडिडा इन्फेक्शंस में। ठीक है। या डाइपर रैश, थ्रश वगैरह हो गया है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो गए हैं, उसमें इस ड्रग को मेनली जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे है हमारी थर्ड ड्रग, वो है नाटामायासिन। हमारी थर्ड ड्रग है नाटामायासिन। नाटामायासिन को हम पिमारिसिन भी बोलते हैं। ये जो है पॉलिन एंटीबायोटिक है। ये एक ऐसी एंटी फंगल मेडिकेशन है ये जो यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया है अराउंड द आईज़। ठीक है। आईलिड पे या कंजक्टिवा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। मेनली इसकी आई ड्रॉप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। और नाटामायासिन का एक और यूज़ है, इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी जो है वो यूज़ किया जाता है। नाटामायासिन की स्ट्रक्चर किस तरह से रहती है? नाटामायासिन के पास भी सेम एक हाइड्रोफोबिक और एक लिपोफिलिक पार्ट रहता है। ठीक है। लेकिन इसका जो है इसमें एज़ कंपैरिजन टू एम्फोटेरेसिन बी और हमारी सेकेंड ड्रग जो थी नायास्टेटिन, उससे जो है इसमें एटम्स जो हैं वो कम रहते हैं। जो नाटामायासिन है उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम एज इट इज़ जैसे हमारी पिछली सेकेंड ड्रग का था, सेम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नायास्टेटिन का सेम रहता है। मतलब कि एक क्लास की ड्रग जो पोलिन एंटीबायोटिक है, एक क्लास की ड्रग्स का जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम रहता है। ये भी एज ए आइनोफोर जो है वो काम करती है और बाइंड करती है एर्गोस्टिरोल से। ठीक है। अगर पोलिन एंटीबायोटिक है तो उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इन तीनों ड्रग्स का, चारों ड्रग्स का जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि आईलिड या आईज़ या कोई इन्फेक्शन हो गया है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं? ये वाइट क्रीमी कलर का जो है वो पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 डिग्री सेल्सियस है और ये जो ड्रग है वो भी सोलुबल है हमारी वाटर में। उसके बाद है हमारी फोर्थ ड्रग है हमारी ग्रिसियोफुल्विन। ग्रिसियोफुल्विन डेरिवेटिव जो है, ग्रिसियोफुल्विन एंटीबायोटिक्स जो है वो मेनली यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड नेल्स। ठीक है। टॉय एंड नेल्स में कोई अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ग्रिसियोफुल्विन का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। जो ग्रिसियोफुल्विन एंटी फंगल एजेंट है वो डराइव होता है फ्रॉम मोल्ड पेंसिलियम ग्रिसियोफुल्विन के द्वारा। ठीक है। इसका यूजेस मैंने आपको मेन यूज़ बता दिया, बाकी इसको अदर इसका यूज़ भी रहता है। रिंग वॉर्म अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। स्कैल्प में, फिंगर नेल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहती है? इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और उसके साथ जो है वो क्लोरीन एटम जो है वो अटैच होता है। साथ में इसके साथ एक और दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बीच में 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें ऑक्सी ग्रुप इन बिटवीन रिंग प्रेजेंट होता है और 2 बेंजीन रिंग साइड में अटैच होती हैं। ओके। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किस तरह से रहता है? ये क्या करती है? ये बाइंड करती है ट्यूबुलिन के साथ, उसके बाद ये इंटरफेयर करती है माइक्रोट्यूबुलन इन्फेक्शन क्या करती है? ये बाइंड करती है ट्यूबुलिन के साथ और इंटरफेयर करती है ये जो भी माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन रहता है उसमें। उसके बाद ये इनहिबिट करती है माइटोसिस। ठीक है। ये जो है माइटोसिस को इनहिबिट करती है, जो भी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो उसको इनहिबिशन करती है, जिससे क्या होता है कि फर्दर जो क्लासिफिकेशन हो रही है, फर्दर जो हमारा सेल बन रहे हैं उसमें जो है वो उसकी डेथ करती है। और कैराटिन के साथ ये बाइंड होके एक प्रीकर्सर बनाती है और उसके बाद ये इसका स्कैल्प में कैसे यूज़ किया जाता है वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैराटिन के साथ क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। जब कैराटिन ग्रिसियोफुल्विन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, जब ये उसके साथ बाइंड कर जाती है, ये तभी उसके साथ बाइंड करेगी जब जो है वो
फंगल इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्ट कर जाएगा, तभी ये उसके साथ बाइंड करेगी। ठीक है, द ड्रग रीचेज इट्स साइट्स ऑफ एक्शन ओनली व्हेन हेयर और स्किन इज रिप्लेस्ड बाय द केराटिन ग्लिसरोफुल्विन कॉम्प्लेक्स। ओके, प्रॉपर्टीज़ किस तरह से रहती है? प्रॉपर्टीज़ इसकी रहती है, ये वाइट टू येलो पेल कलर का इसका कलर रहता है। ठीक है, क्रीम कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर इसका देखने को मिलता है, मतलब कि ये वरी करता है, ग्लिसरोफुल्विन की कैटेगरी होती है ए एंड बी। ठीक है, इसका ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। 220 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये सोलुबल होती है हमारे फॉर्मामाइड में और इनसोलुबल है हमारे वाटर में। पॉलिन एंटीबायोटिक का नेक्स्ट हम जो है वो SCR पढ़ लेते हैं कि क्या SCR रहता है एंटीबायोटिक्स का। अब जो पॉलिन एंटीबायोटिक है उसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, बोलता है कि अगर OH ग्रुप को हम जो है वो रिप्लेस करते हैं कार्बोक्सिल या मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे हम उसकी जगह पे अगर हम कार्बोक्सिल या मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम OH को भी लगाते हैं तब भी सेम एक्टिविटी रहेगी, अगर कार्बोक्सिल को लगाते हैं तब भी सेम एक्टिविटी रहेगी, मिथाइल को लगाते हैं तब भी सेम एंटीफंगल एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अगर N को मॉडिफाई करते हैं, जो N जो नाइट्रोजन एटम हमारे प्रेजेंट है पॉलिन एंटीबायोटिक में, उसको हम अगर हटाते हैं और उसकी जगह कोई और एटम को अटैच करते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। उसकी जो एंटी फंगल एक्टिविटी है वो पूरी की पूरी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, नाइट्रोजन एटम को वहाँ से नहीं हटा, जो N एटम है वो बहुत ही इसेंशियल है, वो जहाँ की है वहाँ पे है, वो एज इट इज़ जो है वो इसेंशियल है हमारे पॉलिन एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनके पास OH ग्रुप है एट पोजीशन C7 एंड C9, तो वो लो करती हैं एक्टिविटी को। ठीक है, अगर वहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो हटा दिया जाता है तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जो C16 पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, अलग अलग C16 इन एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, अगर जो नया स्टेटिन पे है उसकी पोजीशन जो है, उसकी नंबरिंग जो है वो अलग हो जाएगी। अगर हम जो ये पॉलिन एंटीबायोटिक्स है, इसमें किसी ड्रग में भी अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको अगर हम हटाते हैं, ठीक है, COOH ग्रुप जो है वो उसको अगर हम हटाते हैं तो जो इन विट्रो एंटी फंगल एक्टिविटी एंटीबायोटिक्स की है वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी उसमें, और उसमें क्या है, वो अलग डेरिवेटिव बन जाएगा और एंटी फंगल एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, एक अलग से डेरिवेटिव बन जाएगा माइकोज एमाइन, लेकिन हमें उसकी एंटी फंगल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर मैनर में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इन एम्फोटेरेसिन बी की इलेक्ट्रॉन रिंग में, तब जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये था SCR पॉलिन एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, पॉलिन एंटीबायोटिक्स फिनिश। जो पॉलिन एंटीबायोटिक्स है वही आपके जो है वो नॉन सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स हैं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल 4 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें आता है एम्फोटेरेसिन बी, नायास्टेटिन, नाटामायासिन एंड ग्लिसरोफुल्विन। ठीक है, ये 3 इसमें पॉलिन एंटीबायोटिक है ग्लिसरोफुल्विन को छोड़ के। ठीक है, पॉलिन एंटीबायोटिक्स का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, वो सेम क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड होते हैं और पोर फॉर्मेशन वहाँ पे जो हो रही होती है वहाँ पे वो पोटाशियम चैनल को डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फंगस की अल्टीमेटली सेल डेथ करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है और एक लिपोफिलिक पार्ट रहता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाके अटैच होता है एर्गोस्टिरोल के साथ, स्टिरोल कंपाउंड के साथ जाके हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अटैच होता है।
और ये जो है बहुत नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबका अपना अपना एक रोल है, ठीक है। सारी जो चारों की चारों एटम्स हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल है। उसके बाद है इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। बोलता है कि जो C7 और C9 पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है वो इसेंशियल है। उसको छोड़ के अगर हम हाइड्रोक्सी की जगह मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट करते हैं तो एक्टिविटी पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटी फंगल एक्टिविटी पे यही है कि इस कंपाउंड जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। जो एम्फोटेरेसिन बी है वो इनसॉल्युबल है इन वाटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो स्पीशीज़ हैं उसका यूज़ किस किस में किया जाता है। जो एम्फोटेरेसिन बी है उसका यूज़ किस में किया जाता है, पर्टिकुलर जो नायास्टेटिन है उसका यूज़ किस में किया जाता है, जो नाटामायासिन है जैसे वो आई इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, जो ग्रीसियोफुल्विन है उसका यूज़ स्पेशली जो स्कैल्प या टॉय या नेल्स में जो फंगस इन्फेक्शन हुआ है उसमें यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक ये पढ़ना है। और उसके बाद इसका SCR कंप्लीट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट, स्ट्रक्चर कंप्लीट, इंट्रोडक्शन सारा का सारा जो है वो कंप्लीट।